हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखना है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की परमाणु संख्या क्या है? 32, 27, 29, 30। तो जैसे कि हमें पता है, कोबाल्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसको डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में रखा गया है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 27। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि निकेल एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। निकेल तत्वों को आधुनिक सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। निकेल भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे कि अभी हमने कोबाल्ट देखा था। कोबाल्ट की तरह ही निकेल भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि डी ब्लॉक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है। क्या, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ ए एंड बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का मिलना होता है, यानी कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है, या दोनों ए और बी। तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का मिलता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाता है जो अभिक्रिया में, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि विच एलिमेंट इज अबंडेंट इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हेलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है। उसके बाद में हेलियम पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? नाइट्रोजन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डाई एटॉमिक गैस। निम्न में से कौन सी द्विपरमाणु गैस नहीं है? यानी कि बाकी की जो गैस है उसको छोड़कर कौन सी द्विपरमाणु गैस नहीं है वो हमें बताना। हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। तो इसका करेक्ट आंसर है नियॉन। नियॉन एक मोनो एटॉमिक गैस है, वो द्विपरमाणु यानी कि डाई एटॉमिक गैस नहीं है। बाकी की सारे डाई एटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे अणु है जो दो परमाणु मिलकर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बताना है कि विच एसिड डज, हाँ उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बताना है कि विच एसिड डज प्रेजेंट इन विनेगर। सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सिरका में मौजूद होता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है पालक में। साइट्रिक एसिड मौजूद होता है जो खट्टे फल होते, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया। और लैक्टिक एसिड होता है खास करके दही में। तो ये सारा याद रखिए आप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि विच एलिमेंट इज़ नोन एज ईका बोरॉन। कौन से तत्वों को ईका बोरॉन के नाम से जाना जाता है? स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो देखो, ईका बोरॉन जो नाम था, ईका बोरॉन, ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे नाम किस में मौजूद थे? मेंडेलिस के पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे ये नाम सारे के सारे। तो ईका बोरॉन किसको कहा गया? स्कैंडियम को कहा गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अपचन का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजैविक, एनाल्जिक, यानी कि पीड़ाहरी, एंटासिड, अम्लत्वनाशक, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। तो देखो, जब
हमारे पेट में एसिड मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है, उसकी जो मात्रा जब बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है। हर एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लत्वनाशक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करता है, HCl की लेवल को कम करता है। तो ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल एंटा एसिड का कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है एंटा एसिड का। तो अगला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एंटा एसिड का इस्तेमाल करेंगे हम इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड रिजल्ट इन, अम्ल के तनुकरण में क्या होता है। अम्ल के तनुकरण में क्या होता है ये बताना है कि कौन से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस आयन की मात्रा कमी हो जाती है। उसके बाद में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स H3O प्लस, यानी कि प्रति इकाई H3O प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आयन के, डज नॉट अफेक्ट द आयन्स, डी नन ऑफ दी अबव। तो होता क्या है देखो, अम्ल के तनुकरण में क्या होता है, जब हम अम्ल में के तनुकरण करते हैं उस समय जो H3O प्लस आयन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है जब हम अम्ल का तनुकरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डाइल्यूशन ऑफ एसिड रिजल्ट इन, अम्ल के तनुकरण में क्या होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस प्रति इकाई आयतन की बढ़त हो जाती है। आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट द आयन्स, डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, जब हम अम्ल का तनुकरण करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं उस समय क्या होता है, उसमें पानी मिलता है, पानी मिलाया जाता है, तो उसमें होता क्या है, जो H3O प्लस आयन की कमी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एसिड क्या करता है, एसिड जब हम मिलाते हैं पानी के अंदर, एसिड पानी में क्या करता है, H3O प्लस आयन या फिर H प्लस आयन को देता है, आयन उत्पन्न करता है। और जब हम क्या करते हैं, एसिड और पानी को मिलाते हैं उस समय क्या होता है, H3O प्लस आयन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम डाइल्यूशन कहते हैं, यानी कि तनुकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, आप पढ़ना। उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताने की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Na प्लस आयन आर, और इज। तो इसमें दिया है Na प्लस की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि जो बाह्य कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 8 1 2 0। तो देखो Na प्लस है, आयन है, ये आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो सोडियम के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है कि विच मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटन से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, सोडियम, गोल्ड, जिंक, सिल्वर। तो देखो विद्युत अपघटन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, इसके लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट, तत्व शब्द का प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था, जिसने तत्व ये शब्द का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट बॉयल, एंटिनो लॉरेंट लेबेजियर, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने क्या किया था,
एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि एक्वा रेजिया कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन अ रेशो ऑफ। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोइलेक्ट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? 1:1, 3:1, 1:3, 1:2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3:1, यानी कि HCl की मात्रा 3 होती है और HNO3 की 1 होती है। मतलब इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि विच एलिमेंट और कंपाउंड आर यूज इन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट या थर्मिट बोल दो। रिएक्शन में कौन से किन तत्वों या किन यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्माइट में ज़्यादातर यूज़ होता है जो रेलवे के ट्रैक है उनको जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्माइट या थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता क्या है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिए है आयरन ऑक्साइड विथ कॉपर, कॉपर सल्फाइड विथ एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फाइड विथ जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें यूज़ किया जाता है आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में आयरन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है और इसकी मदद से रेलवे ट्रैक जोड़ने के काम किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को किस तरह से अलग किया जाता है, किस तरह से उनका पृथक कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया डिस्टिलेशन, उसके बाद में दिया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। यानी कि आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन। दो घुलनशील द्रव्य को किस तरह से हम अलग कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी कि डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। दो जो घुलनशील द्रव्य है, लिक्विड है, उनको क्या कर सकते हैं हम? डिस्टिलेशन यानी कि आसवन की प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का जो PDF है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।